में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते, सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। आज की बीजेपी क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है। पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं, कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। सभी माइनॉरिटीज भारत का अटूट हिस्सा है। हमारे घर में ईद भी मिलती थी। मेरे घर में ईद के दिन इसका खाना नहीं पड़ता। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मोहर्रम निकलता तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिर में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो, वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। अभी कुछ दिन बाद पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। पत्रकार साक्षी जोशी ने इनके पुराने नाते वाले बयानों का एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन बनाया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा, बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा, बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रेटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। अब जनता के लिए अच्छे काम करना ये भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती है। गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, गंगा नदी की सफाई, 100 स्मार्ट सिटीज, काला धन वापस लाओ, ये कुछ ऐसे सपने थे जिनकी एक्सपायरी डेट रीच हो चुकी। डिमोनेटाइजेशन को देखो, 2016 में अमित शाह ने कहा था कि ये काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर ऐसा है तो नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते लोगों से? 3 फार्म लॉज को याद करो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक चीज है किसानों के लिए। फिर जब मोदी सरकार ने इन्हें वापस लिया तो गोदी मीडिया वाले कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है इन्हें वापस लेना। तो वोट क्यों नहीं मांग रहे इस चीज पर? ना तो कृषि कानूनों पर वोट मांग रहे हैं, ना इनके वापस लेने पर वोट मांग रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी इन्होंने, क्या हुआ उसका? 2014 से पहले नारा लगाया जाता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कहते थे कि संसद को गंगा की तरह पवित्र कर देंगे। कभी आपने इस नारे को दोबारा सुना इनके मुंह से? अरे महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी कहा करते थे, प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का म भी नहीं निकलता। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब महंगाई को कंट्रोल करने पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दे कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? इसीलिए चुनावी भाषण में अब फिर से वही हिंदू मुस्लिम और पुराना नाता। यह है निंजा टेक्निक जनता को रिझाकर वोट लेने की। लेकिन अब दूसरी बात यहां पर आती है कि अपने संगठन के अंदर अपनी पैठ कैसे बनाई जाए। पिछले वीडियो में मैंने हिस्टोरियन हरबंस मुखिया के एक आर्टिकल की चर्चा करी थी, जिसमें उन्होंने मोदी और औरंगजेब की तुलना की थी। उसमें एक सिमिलैरिटी यह भी थी कि किसके साथ मिलकर किसे